गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, मैं आपका मयंक सर आज अपने इस NCERT बायोलॉजी बूस्टर डोज प्रोग्राम में एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज अपन डिस्कस करेंगे अपने 12th NCERT का जो 3rd चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, उसका एक छोटा सा पॉइंट। आज बेटा जी अपन बात करने जा रहे हैं ह्यूमन स्पर्म के बारे में, मानव शुक्राणु के बारे में। स्पर्म की बच्चों स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है उसकी बात करेंगे, स्पर्म का रोल क्या है बच्चों, ये सारे पॉइंट अपन आज इस बूस्टर डोज में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी बात करते हैं ह्यूमन स्पर्म, जिसके लिए एक और वर्ड अपन यूज करते हैं स्पर्मेटोजोआ। बिल्कुल, स्पर्मेटोजोआ। डिस्कवरी बच्चों, स्पर्म डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, नाम सुन रखा होगा आपने, सेल बायो में भी आता। ल्यूवेनहोक ने स्पर्म को डिस्कवर किया था। स्पर्म बच्चों हैप्लॉइड सेल होती है। हैप्लॉइड समझ गए आप? ऐसी सेल मियोसिस से बनती है। मियोसिस से बनती है तो बच्चों इसमें ह्यूमन के रेफरेंस में बात करूं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 23 होंगे। 23 होंगे। हैप्लॉइड सेल है, क्लियर। मियोसिस से बनती है। कहाँ बनती है? तो बच्चों स्पर्म मेल में जो टेस्टिस होते हैं, जिनको बच्चों अपन बोलते हैं मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, उसमें जो उनकी यूनिट होती है, टेस्टिस की यूनिट या इकाई को बच्चों क्या कहते हो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको बेटा जी अपन एक वर्ड देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। एक बेटा जी कई बार नीट में, कई बार क्या 2 से 3 बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्पर्म कंडक्शन पाथ, शुक्राणु परिवहन का जो पाथ है उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो मैं एक सिंपली आपको बता दूं कि जो स्पर्म है वो बने कहाँ? टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने। वहाँ बनने के बाद जो बच्चों स्पर्म है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद एक स्ट्रक्चर होती है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोला जाता है ट्यूबुलाई रेक्टाई। याद रख सकते हो, ट्यूबुलाई रेक्टाई। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई, वहां से बेटा जी स्पर्म आए रेटे टेस्टिस, हिंदी में कहते हैं वृषण जालक, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से स्पर्म बच्चों आ गए वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंस से आ गए एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, वहां से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से बेटा जी इजेकुलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिनी। तो कंडक्शन पाथ क्या रखोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई याद हो तो ठीक है, नहीं आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सीधा बेटा जी रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से कहाँ गया? वास एफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, फाइनली इजेकुलेटरी डक्ट, आगे यूरिथ्रा वाला वो पोर्शन आ गया। ये स्पर्म कंडक्शन पाथ होता है बच्चों, और स्पर्म बनने की प्रोसेस को हमने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बच्चों स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कुछ हार्मोन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एक आपने वर्ड सुन रखा होगा बच्चों LH हार्मोन, LH FSH, अपन दोनों की बात करते हैं कि दोनों का यहाँ क्या रोल है। तो पहले तो बच्चों ये FSH LH है क्या? तो FSH LH जो हार्मोन है वो अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी बोलते हो, वहाँ से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। दोनों को अपन कंबाइनली एक साथ बोल सकते हैं बच्चों गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनड जनद, टेस्टिस और ओवेरी बच्चों गोनेड होते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो जो LH हार्मोन है, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपन कहते हैं, इसी का बेटा जी एक अनदर नेम होता है ICSH। ICSH फुल फॉर्म होगी इसकी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला मैंने? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में कहूं तो अंतराली कोशिका उद्दीपक हार्मोन। तो ICSH बच्चों नाम से इसका फंक्शन है, क्या करता है कि टेस्टिस में एक सेल होती है इंटरस्टिशियल सेल, इसको बेटा जी लेडिग सेल भी कहते हैं, लेडिग सेल। ये ICSH इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा और इन्हीं सेल से बच्चों एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। तो ICSH कहाँ से आया? एंटीरियर पिट्यूटरी से आया, पीयूष ग्रंथि से आया।
वहां से ICSH कहाँ गया, टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल के पास गया और वहां से उसने क्या रिलीज करवाया, वहां से उसने रिलीज करवाया कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बच्चों स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट या यूं बोले तो स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है। LH के बाद मैंने दूसरा हार्मोन एक आपको बताया था FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ये बेटा जी टेस्टिस में जो सर्टोली सेल होती है, एक और सेल आती है सर्टोली सेल, बिल्कुल आपके माइंड में आ रहा है बच्चों, वही सेल जो स्पर्म जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देती है, पोषण प्रदान करती है। तो FSH किस पर इफेक्ट डालेगा, सर्टोली सेल पर, वहां से अलग अलग फैक्टर हार्मोन रिलीज करवाता है। जबकि LH का टारगेट कौन है या ICSH का टारगेट कौन है, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल, जहां से क्या आएगा, एंड्रोजन आएगा, टेस्टोस्टेरोन आएगा, मेल हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं। क्लियर। अब बच्चों स्पर्म, ये तो स्पर्म बनने की बात हुई, स्पर्म कंडक्शन पाथ हुआ। अब जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है अपने NCERT में जो दे रखा है, शुक्राणु की संरचना, तो बेटा जी स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसके अपन 4 पार्ट बताते हैं। सबसे आगे जो एपिकल पार्ट है वो तो हेड होता है, सिर, एक बच्चों नेक आती है, एक मिडल पीस और एक स्पर्म की टेल, पूंछ। बच्चों 1 बाय 1 अपन इन पार्ट को ले लेते हैं। हेड की अगर मैं बात करूं, जो स्पर्म का सिर है, जो आगे वाला पार्ट बच्चों हेड है, उसमें 2 चीजें, एक तो हेड के अंदर बच्चों एक्रोसोम वर्ड आता है, ध्यान से सुन लेना आप, एक्रोसोम, और एक हेड में होता है न्यूक्लियस। पहले मैं बात करूं एक्रोसोम की, तो बच्चों जो एक्रोसोम है वो सबसे आगे वाला पार्ट है, हेड में भी सबसे आगे, एंटीरियर। और इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्रोसोम जो होता है ना, इसके पास एंजाइम होते हैं, एंजाइम रखता है ये, क्योंकि हमें पता है स्पर्म का क्या रोल है। शुक्राणु क्या करेगा भाई, जो मेल से प्रोड्यूस जर्म सेल स्पर्म है वो फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज करेगा, अंडाणु को निषेचित करेगा। स्पर्म ओवम के फ्यूजन को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा जी, फर्टिलाइजेशन, तभी तो जाइगोट बनता है। तो जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। अब बेटा जी जो ओवम होता है, अंडाणु जिसको आप बोलते हो, उसकी कवरिंग होती है, ओवम पर आवरण होते हैं, आपने नाम सुन रखे होंगे। बाहर की ओर बेटा जी आउटर जो होता है वो तो कोरोना रेडिएटा, एक अंदर मेम्ब्रेन होती है, दैट्स कॉल्ड जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा। अब जब स्पर्म आएगा तो इन दोनों मेम्ब्रेन को बच्चों डिसोल्व करना पड़ेगा, इन्हीं को पेनिट्रेट करके तो वो ओवम में एंट्री लेगा। तो कोरोना रेडिएटा और इस जोना पेलुसिडा को बच्चों घुलने, डाइजेस्ट करने के लिए ये जो एक्रोसोम है स्पर्म का, इसके पास क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। जैसे आपने एक नाम सुन रखा होगा बच्चों, हाई एलुरोनिडेज। कौन सा एंजाइम बोला मैंने, हाई एलुरोनिडेज। ये कहाँ है, एक्रोसोम के पास है। क्लियर बात। अब ये जो एक्रोसोम होता है बच्चों, ये गोल्जी बॉडी से बनता है। किससे, गोल्जी बॉडी से। ये ध्यान रख लेना, गोल्जी बॉडी, वही गोल्जी बॉडी जिनका रोल क्या है, सिक्रीशन का काम है। तो गोल्जी बॉडी से क्या बना, एक्रोसोम बना। एक्रोसोम का काम, इसके पास कौन है, एंजाइम है। एंजाइम जो ओवम की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट, डिसोल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। तो आपसे ऐसे बोल देना बच्चों कि अगर स्पर्म से अपन एक्रोसोम को हटा दें, एक्रोसोम को हटा दिया जाए, कौन सी प्रोसेस अफेक्टेड होगी, क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। अरे भाई बिना एक्रोसोम के स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन को हटा ही नहीं पाएगा, हटे बिना स्पर्म की ओवम में एंट्री नहीं होगी, बिना एंट्री के फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो एक्रोसोम, एक्रोसोम के बाद हेड वाला ही पार्ट चल रहा है बच्चों। एक्रोसोम के ठीक नीचे न्यूक्लियस होता है। अब स्पर्म है तो न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा जी, हैप्लोइड होगा, अगुणित होगा। 23 क्रोमोसोम होंगे, 22 क्रोमोसोम बेटा जी ऑटोसोम होते हैं, ध्यान है आपको। एक एलोसोम होगा, वो एक्स भी हो सकता है, वो वाई भी हो सकता है, होते ना, कुछ में एक्स होगा कुछ में वाई होगा, सेक्स क्रोमोसोम जिनको बोलते हो। तो 22 ऑटोसोम, एक एलोसोम, वो एक्स है या वाई है। इसी पे वो डिपेंड करता ना कि छोरा होगा या छोरी, डिपेंड इसी पे तो करता है। भाई ये क्वेश्चन भी बता रखा ना आपको कि भाई सन होगा, डॉटर होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, डिपेंड फादर पे ही तो करेगा। क्योंकि 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करता है बच्चों, एक ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, एक ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है। ओवम एक ही टाइप का होता है, 22 + X। तो अगर एक्स स्पर्म जो है, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म, वो ओवा के साथ फ्यूज हो, तब तो बेटा जी डॉटर, छोरी, लड़की।
और अगर वाई वाला स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज हो तो छोरा, लड़का हो गया, एक्स वाई कॉम्बिनेशन आ गया। सिंपल सी बात, पता है अपने को प्रोबेबिलिटी छोरा या छोरी होने की हमेशा 50%, 1/2 बताते हैं अपन। क्लियर है। अब बच्चों जो पहला पार्ट हेड है वो क्लियर हो गया, जिसमें आगे हमने एक्रोसोम की बात की, दूसरा हमने न्यूक्लियस के बारे में बताया, हैप्लोइड न्यूक्लियस के बारे में। सेकंड जो पार्ट है बच्चों उसको अपन नेक बोलते हैं, स्पर्म का जो सेकंड मिड नेक वाला पोर्शन स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब ये जो नेक होता है ना बेटा जी, नेक में आप याद रख लेना 2 टाइप के सेंट्रियोल होते हैं। नेक में अपने को क्या मिलेंगे? सेंट्रियोल, याद रख लियो वर्ड। 2 सेंट्रियोल है, एक जो न्यूक्लियस के पास है दैट्स कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोला मैंने? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ प्रॉक्सिमल। उसके बाद वाला डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल माने दूरस्थ। पीसीटी में आता ना प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, डिस्टल कॉन्वोलेटेड, समीपस्थ और दूरस्थ वर्ड आगे ना, तो प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। दोनों सेंट्रियोल कहाँ है? नेक वाले पोर्शन में है, ग्रीवा वाले पार्ट में है। फंक्शन दोनों के अलग अलग बच्चों। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये तो बेटा जी क्लीवेज को स्टार्ट करता है। क्लीवेज माने विदलन। क्या होता है रे विदलन? क्या है क्लीवेज? तो अभी बोल रहे थे स्पर्म ओवा से फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। जाइगोट बच्चों एक सेल है, डिप्लॉइड सेल है। अब जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, हम तो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, जाइगोट तो यूनिसेलुलर है। तो बेटा जी उस जाइगोट में अब बार बार डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, उसी को हम क्लीवेज बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। जाइगोट में होने वाला माइटोसिस क्या है? क्लीवेज है। हालांकि क्लोज्ड माइटोसिस होता है, उसको अपन में एक दिन क्लीवेज वाले टॉपिक उठा के आपको क्लियर करवाऊंगा। यहां इतना समझ लो वो माइटोसिस क्लीवेज है। तो ये जो क्लीवेज या बच्चों डिवीजन जब स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन में आप पढ़ते भी हो, सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में क्या स्टार्ट करवाएगा? क्लीवेज स्टार्ट करवाएगा। इसी से नंबर ऑफ सेल्स कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। क्लियर बच्चों? ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। दूसरा आता है डिस्टल सेंट्रियोल, दूरस्थ। वो डिस्टल सेंट्रियोल बच्चों स्पर्म के अंदर एक्सियल फिलामेंट बनाता है, अक्षीय तंतु बनाता है, एक्सियल फिलामेंट। जैसे अपनी बॉडी में बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी अपने को सपोर्ट बच्चों सीधा रखती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है अपना, वैसे स्पर्म में मिडल पीस और टेल के बिल्कुल बीच में एक्सियल फिलामेंट होते हैं, अक्षीय तंतु होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। ये बनाता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो नेक में कौन आ गया? प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, दोनों के फंक्शन आपको बता दिए। थर्ड बेटा जी जो पार्ट है स्पर्म की बॉडी का, उसको हम बोलते हैं मिडल पीस, मध्य भाग। अब इस मिडल पीस में बेटा जी काम की चीजें, यहां माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया माइंड में आती ही क्या क्या रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का? एनर्जी, एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी देगा। इसीलिए बच्चों मिडल पीस को एनर्जी चेंबर भी कहते हैं। क्या? ऊर्जा कक्ष भी कहते हैं। किसको? मिडल पीस को। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देंगे। बेटा जी एनर्जी काम कहाँ आई? तो जब स्पर्म मूव करेगा, स्पर्म को मूव करते हुए फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तक जाना है, वहीं तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पर्म की मूवमेंट के टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। इसीलिए मिडल पीस को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी चेंबर, ऊर्जा कक्ष। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों रहते हैं, इनकी जो कवरिंग होती है उसके लिए एक वर्ड आप याद रखना, नेबेन कर्ण शीत। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-1 साल पहले, नीट का क्वेश्चन था, मैच द कॉलम में बच्चों पूछा था, नेबेन कर्ण शीत, आच्छद। ये माइटोकॉन्ड्रियल कवरिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। अब बच्चों इसी मिडल पीस में एक मेंचेट साइटोप्लाज्मिक लेयर भी होती है, आप वर्ड याद रख सकते हो तो, वरना माइटोकॉन्ड्रिया की कवरिंग वाला वर्ड याद रख लियो, नेबेन कर्ण शीत। मिड पीस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गए, एनर्जी देगा तो एनर्जी चैम्बर कहलाएगा। फाइनली बच्चों जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको अपन टेल बोलते हैं, पूंछ। इसको फ्लेजिला भी कह सकते हो, एक होता है फ्लेजिला है। अब जो टेल है बच्चों ये स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और वही मूवमेंट के टाइम टेल से ही बच्चों मूवमेंट होगी। स्पर्म की जो गति है उसमें ये टेल हेल्पफुल होती है, सहायक होती है। क्लियर? तो 4 पार्ट आ गए, हेड जिसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस है, नेक जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल है, मिडल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, और टेल बच्चों फाइनल इस स्पर्म का पार्ट। क्लियर है? अब बेटा जी एक एनसीईआरटी में बता रखा है अपने कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए
सामान्य जनन क्षमता के लिए देखो होता क्या है कि ड्यूरिंग कोपुलेशन मेल जो होता है बच्चों, वो पर इजेकुलेशन, एक ये वर्ड भी थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं, 3 वर्ड आते हैं बच्चों। देखो क्या है कि स्पर्म बने कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने ना। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनने के बाद बच्चों जो स्पर्म है उनका जो हेड है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है। उस हेड कहां धंसा रहेगा, वो सर्टोली सेल में धंसा रहता है, वहां से वो न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो जब स्पर्म बच्चों बाहर आने होते हैं तो सबसे पहले स्पर्म उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे, सर्टोली सेल से स्पर्म बाहर आएंगे। सर्टोली सेल या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर होना, ध्यान से सुनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है। उस प्रोसेस को क्या कहा, स्पर्मिएशन। कहां से बाहर आना, सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देन बच्चों स्पर्म का फिर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आना, नर जनन मार्ग से बाहर आना इजेकुलेशन कहलाता है। इजेकुलेशन माने स्खलन कहलाता है, इजेकुलेशन। फाइनली बच्चों जो स्पर्म है उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना, कहां, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना, दैट्स कॉल्ड इनसेमिनेशन, वीर्यसेचन, इनको बोलेंगे इनसेमिनेशन। तो 3 स्टेप आ गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आना स्पर्मिएशन, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बाहर आना एजेकुलेशन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री करना इनसेमिनेशन। अब एनसीईआरटी का एक कुछ डेटा मैं आपको बच्चों बता दूं, बता रखा है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, सामान्य जनन क्षमता के लिए भाई जो पर इजेकुलेशन होता है, एक इजेकुलेशन के समय 3 से 4 ml बच्चों सीमेन रिलीज होता है। सीमेन समझ गए ना, जिसमें स्पर्म होते हैं, 3 से 4 ml। और उसमें बेटा जी बता रखा है कि लगभग 200 से 300 मिलियन, कितने, 200 से 300 मिलियन क्या होंगे, स्पर्म होंगे। 200 से 300 मिलियन, हिंदी की एनसीईआरटी में 20 से 30 करोड़ बता रखा है, दोनों बात सही है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख बच्चों अपन बताते हैं। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेशन में बाहर आए, रिलीज हुए। इनमें से भी बच्चों नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, सामान्य जनन क्षमता के लिए, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, हालांकि एक स्पर्म काम आएगा ये अपने को पता है, तो रिलीज कितने हुए, 200 से 300 मिलियन। उसमें से बेटा जी 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, 60% स्पर्म क्या होने चाहिए, सामान्य आकार और आकृति वाले। इसमें से 200 से 300 मिलियन में से 60%। इन 60% में से बेटा जी 40% स्पर्म क्या शो करने चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी, तीव्र गतिशीलता। मैंने क्या बोला, फिर से समझ लो। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, सामान्य जनन क्षमता के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म तो पर इजेकुलेशन में रिलीज हुए। उन 200 से 300 मिलियन में से 60% क्या होने चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज के। 60 में से, आउट ऑफ 60 बच्चों 40% स्पर्म क्या शो करना चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी, तीव्र गतिशीलता, तब ओवम फर्टिलाइज होगा। हालांकि फर्टिलाइजेशन में काम केवल एक ही स्पर्म आएगा। क्लियर। तो आज के बेटा जी अपन ने बूस्टर डोज में ह्यूमन स्पर्म के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं इसको आपने अच्छे से देखा, सुना, समझा होगा। तो बेटा जी जो छोटे छोटे टॉपिक पॉइंट अपन रेगुलर लेकर आएंगे, मैं उन्हीं पॉइंट को बेटा जी लाने की कोशिश करूंगा जिनमें नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जो पिछले 5-7 साल के नीट के पेपर है, उनमें जहां से इन जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ यहाँ रखूंगा इस बायोलॉजी बूस्टर डोज प्रोग्राम में। तो मिलता हूँ बेटा जी मैं आपको अगले बायो बूस्टर डोज प्रोग्राम में। तब तक के लिए वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।